नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आप देख रहे हैं आज तक। आजादी के बाद से अब तक देश में 15 प्रधानमंत्री बने हैं, जिनमें से उत्तर प्रदेश ने देश को सबसे अधिक 9 प्रधानमंत्री दिए। देश के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू से लेकर मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश से ही जीत कर आए। इसी उत्तर प्रदेश ने 2014 और 2019 में बीजेपी को दिल खोलकर सीटें दी, तो उसे अपने दम पर बहुमत मिला। 2024 में इसी उत्तर प्रदेश ने कटौती की तो पार्टी की स्थिति डामाडोल हो गई। अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस नतीजे के बाद ताबड़तोड़ एक्शन लेने शुरू किए हैं। सभी पार्टियां यूपी के नतीजों को लेकर अपना अपना विचार व्यक्त कर रही हैं और चुनाव के बाद सबसे ज्यादा सियासत यूपी को लेकर ही हो रही है। देश की राजनीति तीसरी बार मोदी सरकार के साथ आगे बढ़ गई, लेकिन यूपी में बीजेपी का रण अब भी जारी है। निराशाजनक प्रदर्शन की समीक्षा रिपोर्ट लेकर बीजेपी के यूपी प्रदेश अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले। यूपी में खराब प्रदर्शन के कारणों की लिस्ट सौंपी। अब केंद्रीय नेतृत्व से अगले आदेश का इंतजार है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के 2 वरिष्ठ नेताओं के बीच की आपसी नाराजगी बीजेपी के लिए लगातार सरदर्द बनी हुई है। पूर्व विधायक संगीत सोम और पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान की लड़ाई और बढ़ चुकी है। संजीव बालियान ने चिट्ठी लिखकर संगीत सोम के लगाए भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच सीबीआई से कराने की मांग की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली से लौटने के बाद से लगातार एक्शन में। अपराधियों पर पुलिस बरस रही, एक साथ इकट्ठे होंगे, एक साथ रहेंगे। अतिक्रमण पर बुलडोजर और अधिकारियों पर मुख्यमंत्री। यूपी में बीजेपी को बड़ा झटका लगा और विपक्ष को बड़ी कामयाबी। इन नतीजों ने 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव के लिए अभी से माहौल बना दिया। योगी आदित्यनाथ मिशन मोड में खामियों को दूर करने में जुटे। जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, अनाचार दुराचार में लिप्त हैं, वे लोग आध्यात्मिक आराधना के महत्व को नहीं समझ सकते। अखिलेश पीडीए के फॉर्मूले से यूपी फतेह की रणनीति बुन रहे हैं। जो सिद्धांत डॉक्टर राममनोहर लोहिया जी ने दिया, जिन सिद्धांतों को लेकर के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने लगातार जीवन भर काम किया, नेताजी ने जो संघर्ष किया, उस रास्ते में हम सब लोग चलेंगे और कोशिश रहेगी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में इसी तरीके से और मजबूत बनेगी। रायबरेली से केंद्र की सत्ता के लिए चुनौतियां उठ रही हैं। अगर ये लड़ जाती वाराणसी में, तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाते। गाजीपुर से सियासी नसीहतों का शोर उठ रहा है। मोदी का जादू खत्म हो चुका है। आप बताओ, मोदी जहां से चुनाव लड़े, बगल में चंदौली नहीं बचा, गाजीपुर नहीं बचा, मछली शहर नहीं बचा, 3 तरफ से बनारस घिरा हुआ है, तीनों सीट हार गए। लेकिन वो तो अंतिम चरण में योगी आदित्यनाथ ने बनारस में आकर के एकदम खूंटा गाड़ करके इस बात का प्रयास कर दिया और अपने लोगों को तेज किया कि किसी भी सूरत से मोदी जी को जिता देना है। और नहीं, यकीन मानिए, मोदी जी भी चुनाव हार गए होते अगर इतना मजबूती से योगी आदित्यनाथ लगे। अयोध्या से उठते सुरों में चिंतन है। जनता ने साफ साफ अयोध्या में जनादेश दे दिया कि राम के व्यापारी हैं भाजपा वाले और इंडिया गठबंधन राम की पुजारी है। विधायक ने, किसी बड़े नेता ने, चाहे वो जिला स्तर का रहा हो चाहे अन्य स्तर का रहा हो, और किसी ने यह भितरघात किया है, इसकी जांच जो है गहराई से होनी चाहिए। वाराणसी के नतीजों पर जोरदार मंथन। यूपी की राजनीति निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। बीजेपी को खोया रसूख वापस पाना है। समाजवादी पार्टी अपनी रफ्तार को कायम रखना चाहती है। कांग्रेस को भी अरसे बाद यूपी से संभावनाएं जगी हैं। पूरी यूपी में और पूरे देश भर में ये संदेश आप लोगों ने भेजा कि हमें एक समर्पित, एक सच्ची, एक साफ राजनीति चाहिए अपने देश में।
बीजेपी यूपी में लड़खड़ाने का अर्थ समझती है, इसीलिए कहां समीकरण कमजोर हुए, कहां रणनीतियां फेल हुई, कहां किसने क्या घात किया, कहां किसने कितना साथ दिया, इन सब पर विचार विमर्श चल रहा है। अच्छे नतीजे न मिलने के बावजूद मोदी सरकार पार्ट 3 में सबसे ज्यादा 9 मंत्री यूपी से ही बनाए गए। कीर्तिवर्धन सिंह, मैं जितेंद्र प्रसाद, मैं अनुप्रिया पटेल, मैं पंकज चौधरी। 2027 के महारण से पहले यूपी में विधानसभा की 9 सीटों पर भी उपचुनाव होंगे। इनमें अयोध्या से बीजेपी को हराने वाले समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद की विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा और अखिलेश की करहल सीट पर भी। यानी जल्दी ही यूपी में सत्ता और विपक्ष के बीच दो हाथ होते देखे जाएंगे। तैयारियां उसकी भी जोरों पर हैं। उत्तर प्रदेश में उम्मीद से बहुत कम सीटों के बाद बीजेपी के भीतर भी घमासान छिड़ा। किसी ने भीतर घात की बात कही, किसी ने गद्दारी की। नतीजे के बाद चर्चा ये शुरू हुई कि योगी आदित्यनाथ को लेकर पार्टी में ऑल इज नॉट वेल। हालांकि शपथ ग्रहण में जब मोदी और योगी के मिलने की तस्वीरें सामने आई तो उन अटकलों की हवा निकली। योगी अमित शाह से भी मिले और राजनाथ सिंह से भी, और अब योगी आदित्यनाथ ने मिशन 2027 की शुरुआत कर दी। बीती ताही बिसार दे, आगे की सुधि ले, यानी जो बीत गया उसे भूल कर आगे के बारे में विचार करो। कुछ इसी अंदाज में पीएम मोदी ने योगी आदित्यनाथ की पीठ थपथपाकर दिल्ली से वापस यूपी भेजा। भरोसे का हौसला देकर समर्थन की हिम्मत दी। यूपी से बीजेपी को बड़ी उम्मीदें थी। 80 में 80 सीटों का लक्ष्य था और इसी उम्मीद में बीजेपी ने 400 पार का नारा गढ़ा था। लेकिन यूपी से ही बीजेपी को सबसे बड़ी निराशा मिली। कई किंतु परंतु सामने आए। मतभेद से लेकर मनभेद की बातें उठी, लेकिन इस एक तस्वीर ने सब साफ कर दिया। प्रधानमंत्री का विश्वास लेकर योगी आदित्यनाथ फिर से जुटे हैं यूपी की टूटी कड़ियां जोड़ने। चुनौती नई है, लेकिन अंदाज वही पुराना है जिसके लिए वो जाने जाते हैं। नाराज नहीं होते रे, नाराज नहीं होते, नाराज नहीं होते, नाराज नहीं होते, नाराज नहीं होते। योगी आदित्यनाथ जब से दिल्ली से लौटे हैं फुल फॉर्म में हैं। एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं। खराब प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की तैयारी, भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति, सभी निर्माण कार्यों की समीक्षा और समय पर पूरा करने के लिए कड़ी हिदायत। गंगा और तालाबों के किनारे अतिक्रमण पर कई जगह बुलडोजर एक्शन, अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन लंगड़ा के तहत 22 एनकाउंटर। देखिए, सबसे बड़ी बात जो पहला लक्ष्य था कि देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का वो सपना साकार हुआ। एनडीए गठबंधन का वो सपना साकार हुआ और मजे की बात, गठबंधन ने पहले ही प्रत्याशी घोषित करके प्रधानमंत्री पद का चुनाव लड़ा और प्रधानमंत्री पद की जीत हुई। ये पहली चीज है। रही बात जो आप लोगों के जहन में है कि सीटें कम आई, तो उसकी समीक्षा हो रही है, हो जाती है। योगी आदित्यनाथ के सामने यूपी में फिर से पार्टी का खोया जनाधार हासिल करने की बड़ी चुनौती है। अयोध्या में मिली हार और वाराणसी में कम हुआ जीत का अंतर बड़ा सवाल है उनके सामने। उत्तर प्रदेश में जो अप्रत्याशित रिजल्ट थे उस पर भी चर्चा हमको लोगों में होगी और निश्चित रूप से जो कमियां होंगी उस पर आएगा, फिर आगे सुधार किया जाएगा, फिर जीत में दर्ज किया। बीजेपी को यूपी में झटका क्यों लगा? क्या ओबीसी वोट साथ नहीं आया? भीतर घात की बातें क्यों उठी? राजपूत समाज की नाराजगी का क्या असर पड़ा? अब आगे खोया हुआ विश्वास जनता के बीच फिर से कैसे कायम हो? इन सारे सवालों के जवाब के लिए बीजेपी नेतृत्व योगी आदित्यनाथ की तरफ देख रहा है। चुनाव के बीचों बीच जब अरविंद केजरीवाल को प्रचार के लिए बेल मिली तो उनके एक बयान ने खूब बवाल मचाया। बयान योगी आदित्यनाथ को लेकर कि चुनाव खत्म होने के 2 महीने के अंदर उनसे सीएम की कुर्सी छीन ली जाएगी। योगी ने इस आरोप का पुरजोर खंडन किया। अब नतीजे आने के बाद समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने फिर योगी को लेकर एक बयान दिया है। क्या विपक्ष को सचमुच योगी आदित्यनाथ के प्रति अतिरिक्त सहानुभूति है या फिर योगी के जरिए वो यूपी की राजनीति में कोई और ही निशाना साधना चाहते हैं? आपके असली दुश्मन तो आपकी पार्टी में बैठे हैं। प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी आपको यूपी की कुर्सी से हटाने का पूरा प्लान बना चुके हैं, प्लान बना चुके हैं।
मंत्रिमंडल तो बदलेगा ही बदलेगा। अरे भैया संभाल दिया योगी आदित्यनाथ ने। मोदी का जादू खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका है। विपक्ष के पास जब कोई मुद्दा नहीं है तो वह आपस में बांटने की राजनीति कर रही है, बांटने की राजनीति कर रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में योगी नाम का क्या महत्व है, ये किसी से छिपा नहीं है। योगी आदित्यनाथ बीजेपी की जीत में हमेशा निर्णायक भूमिका निभाते रहे हैं। वो बीजेपी के स्टार प्रचारक भी हैं, उसकी ताकत भी। विपक्ष ने योगी की अहमियत को समझते हुए बीजेपी की उसी ताकत पर चोट की। प्रचार के लिए जेल से बाहर आते ही केजरीवाल ने ऐसा शिगुफा छेड़ा कि वो राजनीतिक गलियारे में चर्चा का केंद्र बन गया। 2 महीने के अंदर योगी जी को उत्तर प्रदेश के सीएम से हटाया जा रहा है। इस देश के बच्चे बच्चे की जुबान पे ये था कि योगी जी को अगले 2 महीने में चुनाव जीतते ही लोग हटाएंगे, तो ये बात तो पक्की होगी कि योगी जी को हटाया जा रहा है। केजरीवाल की बात को अखिलेश यादव ने भी समर्थन दिया। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी की योजना की वजह से सरकार बनी, लाडली योजना की वजह से सरकार बनी, उन्हें हटा दिया। मध्य प्रदेश में जो चीफ मिनिस्टर का चेहरा था उन्हें चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया। तो ऐसे तमाम उदाहरण हैं जहां ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस पे भरोसा नहीं करती है उसको दोबारा कुर्सी पर नहीं बैठाते हैं। जिन मुख्यमंत्री की आप बात कर रहे हो, कई होर्डिंगों में वो इंजन गायब है, पहले ही गायब हो गया। आप पूरे लखनऊ में देख के आइए, जो डबल इंजन की सरकार का दावा करते हैं वो इंजन गायब है। विपक्ष के पास जब कोई मुद्दा नहीं है तो वह आपस में बांटने की राजनीति कर रही है। वैसे भी इन्होंने हमेशा बांटा है, विभाजन किया है। पहले देश को बांटा कांग्रेस ने, फिर इसके बाद इन लोगों ने क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर बांटा, और इस चुनाव में जाति के आधार पर बांट करके इन्होंने अनेक प्रकार के प्रोपोगंडा किए। तो यह उनका एक प्रोपोगंडा है। उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में बीजेपी के चुनावी कैंपेन में योगी की डिमांड पीएम नरेंद्र मोदी के बाद सबसे अधिक रहती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी ने 206 रैलियां और सभाएं की, तो योगी आदित्यनाथ ने 204 की। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों और पार्टी के प्रदेश अध्यक्षों ने योगी आदित्यनाथ की सभाओं की मांग भी रखी। जानकार मानते हैं कि योगी को टारगेट करना राजनीति का ये एक ऐसा माइंड गेम था जो विपक्ष के लिए शायद काम कर गया। बीजेपी के लिए भी नुकसानदेह इसलिए भी रहा है क्योंकि योगी आदित्यनाथ की बड़ी फैन फॉलोइंग है, उनके बड़े तादाद में समर्थक हैं, और जब ऐसी बातें होती हैं तो जाहिर सी बात है समर्थकों में मायूसी होती है, उनमें अविश्वास फैलता है। बीजेपी की तरफ से उस अविश्वास को दूर करने की कोई कोशिश होती दिखाई नहीं दी। जेपी नड्डा ने इस मामले में सफाई जरूर दी, लेकिन जब सफाई दी तब तक बहुत देर हो चुकी थी और कई चरणों के मतदान हो चुके थे। इस वजह से बीजेपी को कहा जा रहा है कि इस नैरेटिव का काट सही समय पर सही तरीके से बीजेपी नहीं कर पाई, इसलिए भी बीजेपी का बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन ताजा मामला गाजीपुर से सांसद अफजल अंसारी के बयान का भी है, जिसमें वो योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रहे हैं। मोदी का जादू खत्म हो चुका है। आप बताओ, मोदी जहां से चुनाव लड़े, बगल में चंदौली नहीं बचा, गाजीपुर नहीं बचा, मछली शहर नहीं बचा, 3 तरफ से बनारस घिरा हुआ है, तीनों सीट हार गए। लेकिन वो तो अंतिम चरण में योगी आदित्यनाथ ने बनारस में आकर के एकदम खूंटा गाड़ करके इस बात का प्रयास कर दिया और अपने लोगों को तेज किया कि किसी भी सूरत से मोदी जी को जिता देना है। और नहीं, यकीन मानिए, मोदी जी भी चुनाव हार गए होते अगर इतना मजबूती से योगी आदित्यनाथ लड़े। अब उत्तर प्रदेश की सियासी फिजाओं में कई सवाल हैं। क्या योगी आदित्यनाथ को लेकर अफजल अंसारी का हृदय परिवर्तन हो गया है? जो अफजल अंसारी अपने भाई मुख्तार अंसारी की मौत के लिए भी यूपी के सीएम को जिम्मेदार मानते थे, फिर चुनाव के बाद ऐसा क्या बदल गया कि उनकी बोली बदल गई? तरीके से जो घटनाक्रम हो रहे हैं, खुद अफजल अंसारी के लिए अभी दिक्कत है,
वो सजा की तलवार उन पर लटक रही है, कई सारी कानूनी पचड़ों में अभी भी फंसे हुए हैं। तो शायद वो बेहतर मान रहे हैं कि जो नाराजगी का भाव है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भीतर, उसमें अगर कुछ कमी हो पाए वो उनके लिए ज्यादा बेहतर होगा। जो भी असर होगा वो यहां से लखनऊ की सत्ता से ही सब कुछ निर्धारित होगा। इसी वजह से वो दिल्ली को भले ही वो दूरी बनाकर दिखाई दे रहे हो, लेकिन योगी आदित्यनाथ को लेकर उनके मन में उनका रुख मुलायम नजर आ रहा है। राजनीति में हर बात के कई मायने होते हैं। जो चर्चा हाल के दिनों में यूपी चुनाव में बीजेपी की हार को लेकर योगी को जिम्मेदार ठहराने की हो रही थी, कहीं उसी को हवा देने की कोशिश तो नहीं है। केजरीवाल जी बाहर आए, ये उसी वक्त उन्होंने ये बयान दे के चुनाव में हवा दे दी और विपक्ष को एक मौका दे दिया। और ये बात कहीं न कहीं राजनीतिक गलियारे में अभी नहीं, एक लंबे समय से, जब पहला कार्यकाल था तभी से चर्चा का विषय था कि केंद्र और उत्तर प्रदेश, योगी जी और केंद्रीय नेतृत्व के बीच में कोई बहुत अच्छा सामंजस्य नहीं है, कि वो हैं एक पार्टी में, कर एक पार्टी के लिए रहे, लेकिन एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं। तो वही स्थिति रही और केजरीवाल के बयान ने इसको ज्यादा हवा दे दिया। यूपी में बीजेपी के भीतर एक लड़ाई पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मोर्चे पर छिड़ गई है। आमने सामने है पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और पूर्व विधायक संगीत सोम। लड़ाई इतनी बड़ी हो गई कि मामला अब थाने तक पहुंच गया। मेरा पानी उतरता देख किनारे पर घर मत बना लेना, मैं समंदर हूं, लौट के जरूर आऊंगा। पत्थर पे सिर पटक के कुछ नहीं होता, पत्थर पे सिर पटक के कुछ नहीं होता, समंदर को वापस आना नहीं आना वो उसे पता होगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के दो दिग्गज आमने सामने हैं। एक तरफ बीजेपी के पूर्व विधायक संगीत सोम और दूसरी ओर पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान। जब से लोकसभा चुनाव में संजीव बालियान की हार हुई है, दोनों नेताओं के बीच घमासान छिड़ा है। थाना लालगुड़ी अंतर्गत एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ, जिसके संबंध में जो बिंदु दिए गए उसके बारे में जांच की जा रही है। हाँ, एक जो प्रार्थना पत्र भेजा गया, उसके प्रार्थना पत्र में जो बिंदु अंकित है उसके बारे में एक जांच की जा रही है थाना लालगुड़ी के नाम से। दरअसल पूर्व विधायक संगीत सोम के लेटर हेड पर एक चिट्ठी वायरल है, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। चिट्ठी में लिखा है कि ऑस्ट्रेलिया में संजीव बालियान की फर्जी तरीके से बनाई गई संपत्ति है। संजीव बालियान का समाजवादी पार्टी से रिश्ता है। मैं इस पर एफआईआर कराने जा रहा हूं। अभी जैसा आपको बताया, किसी ने ये बांटी है, मैं एफआईआर कराने जा रहा हूं और ये गलत है, किसी की ये साजिश है, इस पर देखना। दोनों के बीच लड़ाई तब शुरू हुई जब पश्चिमी यूपी की मुजफ्फरनगर सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान की हार हुई। और अब संजीव बालियान ने संगीत सोम के आरोपों के जवाब में एक चिट्ठी लिखकर सीबीआई जांच की मांग की है। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हरेंद्र सिंह मलिक ने संजीव बालियान को 24,672 वोटों से हराया। हरेंद्र सिंह मलिक को 4,70,721 वोट मिले, तो संजीव बालियान को 4,46,049 वोट मिले। मंत्री चुनाव के दौरान संगीत सोम के कई बयान आए, उस बयान का बड़ा नुकसान देखा जा रहा है, अगर माना जाए। मुख्यमंत्री की रैली हुई, रैली होने के बाद तुरंत बाद उनका बयान आता है, लेकिन ऊपरी तल पर मतलब माना जाए प्रदेश अध्यक्ष या कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि इतने बयान अलग अलग बयान आए। हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि कार्रवाई होनी चाहिए थी और आगे भी उम्मीद रखूंगा अपनी पार्टी से कि जो बिल्कुल खुले तौर पर जिन्हें समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़ा है और यहाँ बड़ी पोजीशन लिए हुए हैं और सरकारी सुविधाएं भी ले रहे हैं, तो कृपया करके पार्टी, मेरा निवेदन रहेगा, पार्टी इस पर शायद ध्यान देगी और कार्रवाई निश्चित। इस सवाल जवाब के बाद ही संगीत सोम भड़क गए। उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बालियान पर आरोपों की झड़ी लगा दी। मुझे तो मीडिया के सामने इस बात के लिए आना पड़ा क्योंकि मुझ पर नाम लेकर आरोप लगाया गया। मैं भारतीय जनता पार्टी के अपने नेतृत्व से यही कहूंगा कि इस सारे विषय की जांच होनी चाहिए। मैं संजीव बालियान जी को भी यही सलाह देना चाहता हूं कि पार्टी के कार्यकर्ता के तरीके से आप अपनी बात रखिए, पार्टी फोरम पर रखिए।
गन्ने की मिठास से महकता हुआ शहर है मुजफ्फरनगर, लेकिन चुनाव परिणाम के बाद से ही माहौल में कड़वाहट है। ऐसा नहीं है कि इस बवाल की शुरुआत अब हुई है। दोनों नेताओं के बीच अदावत पुरानी है। 2022 विधानसभा चुनाव में संगीत सोम हारे तो उन्होंने ठीकरा बालियान पर फोड़ा। बीजेपी के खिलाफ ठाकुरों की पंचायत हुई, उस दौरान भी दोनों में आरोप प्रत्यारोप हुए थे। हालांकि इस पूरे मामले पर बीजेपी की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया है। कांग्रेस के लिए 2019 की हार का सबसे कचोटने वाला किस्सा अमेठी से निकला था और 2024 की कहानी का सबसे बड़ा मरहम भी उन्हें अमेठी से ही मिला। राहुल गांधी ने अमेठी नहीं बल्कि रायबरेली से चुनाव लड़ा और कांग्रेस अमेठी और रायबरेली दोनों ही सीटें जीत गई। राहुल जब अपनी जीत पर बोलने लगे तो दावा वाराणसी तक का कर दिया। आपने देखा भाइयों और बहनों, अयोध्या की सीट हार गए। सिर्फ अयोध्या में नहीं, वाराणसी में जान बचा के निकले हैं प्रधानमंत्री। कार्यकर्ता अमेठी के, रायबरेली के, मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूं। सीटें भले ही यूपी में 6 मिली हों, लेकिन ये उत्साह, ये जोश उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के रिवाइवल का है। 2014 में 2 और 2019 में 1 सीट पर सिमट जाने वाली कांग्रेस इस बार 6 लोकसभा सीटें जीतने में सफल रही। यानी उत्तर भारत और हिंदी बेल्ट के सबसे बड़े राज्य में कांग्रेस को एक बार फिर सियासी जमीन तैयार करने का मौका नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री को आपने मैसेज भेजा है कि संविधान को आपने छुआ तो देखो हम आपके साथ क्या करते हैं। और अगर देश को नया विजन देना है तो भाइयों और बहनों, उत्तर प्रदेश से ही देना होगा। पहली बार हमने देखा कि प्रधानमंत्री खुलकर हिंसा और नफरत की राजनीति कर रहे थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हम सभी को अनुग्रहित करेंगे। बीते 10 सालों से उत्तर प्रदेश बीजेपी का गढ़ बना हुआ था, लेकिन यहाँ इंडिया गठबंधन सेंध लगाने में कामयाब रहा। नाक का सवाल बन गई अमेठी सीट भी कांग्रेस के खाते में गई। राहुल खुद रायबरेली से जीत गए, लेकिन तंज वाराणसी पर कस गए। सिर्फ अयोध्या में नहीं, वाराणसी में जान बचा के निकले हैं प्रधानमंत्री। और मैं आपको कहता हूं और बहन से कह रहा हूं, अगर ये लड़ जाती वाराणसी में, अगर ये लड़ गई होती तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाते। लेकिन राहुल के सामने अभी बड़ी कशमकश है। रायबरेली रखे या वायनाड? അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ദുഃഖിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, നമ്മൾ മനസ്സിൽ പ്രയാസപ്പെട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇന്ത്യയെ നയിക്കേണ്ടുന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് വയനാട്ടിൽ വന്ന് നിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതെല്ലാ ആളുകളും മനസ്സിലാക്കുക, അത് ഉൾക്കൊള്ളുക. പ്രിയപ്പെട്ട രാഹുൽജിക്ക് എല്ലാ ഭാവങ്ങളും നേരുക. ഇന്ത്യൻ പോളിറ്റിക്സിൽ ഒരു അനശ്വര നേതാവായി രാഹുൽ ഗാന്ധി ഉയരാൻ പോകുമ്പോ അതിന്റെയൊക്കെ പിറകിൽ ഞാനും നിങ്ങളും പിന്തുണയുമായി പോകണമെന്ന് മാത്രം। राहुल अगर रायबरेली चुनते हैं तो 80 लोकसभा सीट वाले उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। हाशिए में पहुंच गई कांग्रेस एक बार फिर उत्तर प्रदेश में अपना कैडर खड़ा कर सकेगी। गांधी परिवार की परंपरागत सीट से रिश्ता कायम रहेगा। 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को फायदा मिल सकता है। हमारा पारिवारिक रिश्ता है। राजनीति में सबसे पुराना रिश्ता आपके और हमारे बीच में है। यह रिश्ता 100 साल पहले रायबरेली और अमेठी के खेतों में शुरू हुआ था। जब अंग्रेजों के खिलाफ यहां किसान आंदोलन हुआ, जवाहरलाल नेहरू जी आए, रायबरेली अमेठी उत्तर प्रदेश के किसान लड़े थे। मैं यहां आई थी इस बार चुनाव लड़ने के लिए।
मैंने कहा था कि लगभग 300 घंटे हैं, 2-2, 3-3 घंटे निकाल लीजिए सोने के लिए, बाकी सब काम करेंगे। और आपने ये करके दिखाया है। दिन रात हमने काम किया इस नतीजे के लिए। सबसे बड़ा धन्यवाद रायबरेली की जनता को, मेरे परिवार के सदस्यों को, जिन्होंने मेरे बड़े भाई को वोट देकर इतनी भारी बहुमत से जिताया। हम सब आपके आभारी हैं। भले ही यूपी से कांग्रेस की बड़ी उम्मीदें जुड़ गई हैं, लेकिन खोई हुई जमीन हासिल करना भी आसान नहीं होगा। 2019 के चुनाव में जब आप देखेंगे तो 6.36% का वोट शेयर रहा था कांग्रेस का। 2024 में यही वोट शेयर बढ़कर 9.46% हो गया। सीटों की बात करें तो एक सीट थी रायबरेली की महज 2019 में, इस बार 6 सीटें यानी 6 गुना बढ़ोतरी हुई। 17 सीटों पर कांग्रेस लड़ी थी, जिनमें से 11 सीटों पर कांग्रेस भले ही जीती ना हो, लेकिन वहां पर भी उसका वोट शेयर 40% बढ़ा है। और सहारनपुर और प्रयागराज ऐसी सीटें हैं जहां पर 40 साल बाद, 4 दशक बाद कांग्रेस को जीतने का मौका मिला। तो ये सारे आंकड़े तस्दीक कर रहे हैं कि कांग्रेस को बेहतर हुई है उसकी स्थिति उत्तर प्रदेश में। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को यूपी में जरूर फायदा हुआ है, लेकिन बीते 5 विधानसभा चुनाव के परिणाम कांग्रेस को निराश ही करते हैं। सवाल यही है, जैसे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपना प्रदर्शन सुधारा, क्या ऐसा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी मुमकिन है? अखिलेश यादव ने जब पिछले यूपी विधानसभा चुनाव से पहले अपनी सांसदी छोड़ी तो यह कहकर कि वो राज्य पर फोकस करना चाहते हैं, लेकिन लोकसभा चुनावों के बीचों बीच उन्होंने अचानक कन्नौज से चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया। समाजवादी पार्टी ने इन चुनावों में यूपी में जबरदस्त कमबैक किया और अब अखिलेश ने भी संसद में ही आवाज बुलंद करने का फैसला किया है। पहले संसद में आवाज गूंजती थी, कश्मीर में किसने क्या खोया, हमने भी खोया है, हमारे लोगों ने खोया है। माननीय गवर्नर साहब ने वही फैसला लिया जो फैसला आप चाहते थे। वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का फैसला नहीं है, ये फैसला ऊपर से नीचे गया है। फिर विधानसभा में तेवर नजर आते थे। दुआ देता है कोई नाम तक भी खानदानों का किसी के नाम से मशहूर होकर गांव चलता है। अरे अपना गांव तो बता दो, कौन सा है आपका गांव? अब एक बार फिर समाजवादी पार्टी के मुखिया ने संसद का रुख किया है। ये क्षेत्र से हम खुद चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ के विधायक सोबरन सिंह यादव जी का आभारी हूँ और इस जनता का आभार प्रकट करता हूँ जिसके सहयोग से हमें विधानसभा में जाने का मौका मिलेगा। करहल और मैनपुरी के कार्यकर्ताओं से बातचीत भी की, मिलने का भी काम किया और उन लोगों से मैंने कहा भी कि अब जब 2 जगह से चुनाव में जीत गया हूँ तो 1 सीट छोड़नी पड़ेगी। तो बहुत जल्दी में विधानसभा में अपना जो हमें सीट छोड़नी है उसकी जानकारी दे रही। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का खेल खराब होने का एक बड़ा कारण समाजवादी पार्टी का यूपी में शानदार प्रदर्शन रहा। यूपी में बीजेपी सीटें न हारती तो बहुमत के और करीब आ जाती, लेकिन अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें जीती। जाहिर है विधायक के तौर पर विधानसभा में जिस करहल का प्रतिनिधित्व कर रहे थे उसको छोड़कर संसद में कन्नौज की जिम्मेदारी निभानी थी, लिहाजा अखिलेश यादव ने करहल विधानसभा सीट और नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी लोकसभा का चुनाव जीते हैं और जो करहल से विधानसभा की सीट उनके पास थी वहां पर वो इस्तीफा देंगे और लोकसभा में दल के नेता होंगे। अखिलेश यादव को राज्य और राष्ट्रीय दोनों स्तर पर राजनीति का लंबा अनुभव है। सबसे पहले 2000 में उपचुनाव जीतकर अखिलेश कन्नौज से सांसद बने। 2004 में फिर कन्नौज से चुनाव लड़कर लोकसभा पहुंचे। 2009 में फिर कन्नौज और फिरोजाबाद से जीते, कन्नौज को चुना। 2012 में यूपी के सीएम बने,
तो सांसद पद से इस्तीफा दिया। 2019 में दोबारा लोकसभा का रुख किया, आजमगढ़ से जीतकर संसद पहुंचे। 2022 में सांसद पद से इस्तीफा दिया, करहल से विधानसभा का चुनाव जीते। अब 2024 में दोबारा करहल छोड़कर कन्नौज को चुना है। मैनपुरी जिले की करहल सीट से ही मुलायम सिंह यादव चुनाव लड़ा करते थे। इस लिहाज से ये उनकी पारिवारिक सीट हुई। यहाँ से लड़ना और जीतना समाजवादी पार्टी काडर के लिए बहुत अहम माना जाता रहा। हालांकि कन्नौज लोकसभा सीट से उनकी हालिया जीत ने उन्हें एक नई जिम्मेदारी दी। बहुत दिनों बाद ये ऐतिहासिक जीत, और ऐसी जीत की जिसने देश में समाजवादी पार्टी को तीसरे नंबर पर पहुंचा दिया है। जहां तीसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी पहुंची है, वही जिम्मेदारी भी समाजवादियों की बड़ी है। नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ना भी अखिलेश के राजनीतिक सफर में एक अहम मोड़ है। लोकसभा में समाजवादी पार्टी 37 सांसदों के साथ बीजेपी और कांग्रेस के बाद तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। समाजवादी पार्टी उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली जैसे राज्यों में पहले से ही चुनाव लड़ती रही है। अब अखिलेश चाहेंगे कि यूपी की जीत का फायदा दूसरे राज्यों में भी हो। 4 जून के नतीजों में उत्तर प्रदेश के भीतर सबसे बड़ी चर्चा अयोध्या यानी फैजाबाद लोकसभा के नतीजों को लेकर छिड़ी। इस सीट से बीजेपी के उम्मीदवार की हार हुई। विपक्ष ने इसे बीजेपी के नफरत की हार करार दिया। बीजेपी इस नतीजे के सभी पहलुओं की अब समीक्षा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी और भी सीटें हारती उत्तर प्रदेश में। आप जब अयोध्या का नाम ले रहे हैं, अयोध्या की जनता का मैं धन्यवाद देता हूं। अयोध्या की जनता का दुख दर्द आपने भी समय समय पर देखा होगा। उन्हें जो उम्मीद थी वहां की जनता को, जिस तरह के सरकार का कामकाज था, लोगों को मुआवजा नहीं दिया सही जमीन का, लोगों के साथ अन्याय किया, आपने मार्केट की कीमत से जमीनें नहीं ली उनकी। जब लैंड एक्विजिशन करने के लिए आप चले तो आपने दबाव बना करके, झूठे मुकदमे लगा करके उनसे जमीन छीन ली। आप किसी पुण्य काम के लिए आप गरीबों को जान रहे हैं। तो इसीलिए मैं समझता हूं अयोध्या और आसपास की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान किया। ये जीत समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ताओं और पूरे प्रदेश उत्तर प्रदेश की जनता ने जन समर्थन देकर जीत कराई है। अगर जहां भगवान श्री राम का मंदिर भव्य मंदिर 500 वर्षों के बाद निर्माण कराते हैं और बड़े बड़े एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन, बड़े विकास का निर्माण कराते हैं, तो कहीं न कहीं जो जनता के बीच में मैं पहली बार कह चुका हूं, भ्रम पैदा किया है। राम मंदिर का मुद्दा दशकों तक बीजेपी के एजेंडे का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा। ऐसे में फैजाबाद लोकसभा सीट, जिसमें अयोध्या आती है, वहां बीजेपी की हार कई मायनों में बड़ी और विश्लेषण के योग्य है। जनता ने साफ साफ अयोध्या में जनादेश दे दिया कि राम के व्यापारी हैं भाजपा वाले और इंडिया गठबंधन राम के पुजारी है। विधायक ने, किसी बड़े नेता ने, चाहे वो जिला स्तर का रहा हो चाहे अन्य स्तर का रहा हो, और किसी ने एक भितरघात किया है, इसकी जांच जो है गहराई से होनी चाहिए। मेरे इन हाथों ने अयोध्या की धरती को राम भक्तों के लहू से लाल लाल होते देखा है। राम भक्तों को मैंने उठाया है, लेकिन क्या दुर्भाग्य है, उसी अयोध्या ने आज समाजवादी पार्टी का संसद भवन बना दिया। जहाँ पे उन्होंने राम मंदिर प्रतिष्ठा किया, उसी लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी की हार हुई। मैं तो इतना ही कहूंगा, प्रभु राम आया तो इंसाफ आया। माना जा रहा है कि चुनाव प्रचार के दौरान आग में घी का काम बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह के एक बयान में कर दिया। सरकार को 272 पे भी बन जाता है, लेकिन 272 की सरकार संविधान में संशोधन नहीं कर सकती। उसके लिए 2/3 बहुमत से अधिक की। विश्लेषक मानते हैं कि विपक्षी गठबंधन ने इस सीट से एक दलित को टिकट देकर पिछड़ी जाति को गोलबंद कर लिया, जो उनके लिए फायदेमंद भी रहा। इस 2024 में राम राज्य को निधान देती है, लोकतंत्र के परम में उन्होंने राम के सत्य के और धीरे धीरे अहंकार आ गया। उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी नहीं दिया और उसका और जो प्रेम उसमें मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण दिया। जिन्होंने राम का विरोध किया, उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं, सब मिलकर भी नंबर 1 के नहीं नंबर 2 पर खड़े कर दिए।
जिन्होंने राम का विरोध किया वो सब सत्ता से बाहर हैं। जिन्होंने राम की भक्ति का संकल्प लिया आज वो सत्ता में हैं और तीसरी बार की सरकार श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बन गई है। देश उनके नेतृत्व में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा, यह विश्वास जन जन में जागृत हुआ है और ये विश्वास फले फूले, इसकी शुभकामना करते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि इस चुनाव में मतदाताओं ने स्थानीय मुद्दों पर ज्यादा जोर दिया। विपक्ष भी इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ रहा था। अयोध्या चुनाव में बीजेपी की हार पार्टी के लिए आत्ममंथन का अवसर हो सकता है। ये हार बीजेपी को अपनी नीतियों, स्थानीय नेतृत्व और चुनावी रणनीतियों पर पुनर्विचार करने का मौका देती है। हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।